मूवी की शुरुआत साल 1904 में स्कॉटलैंड के एक छोटे से द्वीप से होती है, जहां कर्स्टी नाम की एक छोटी लड़की को उसके पिता समुद्र किनारे तैरना सिखा रहे होते हैं। इसी बीच कर्स्टी की नज़र समुद्र में चल रहे एक बड़े जहाज पर पड़ती है। वह अपने पिता से उसके बारे में पूछती है। तब उसके पिता उसे समझाते हैं कि ये बड़े जहाज सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और इन्हीं जहाज़ों के जरिए लोग दूर देशों, खासकर अमेरिका, एक नई और बेहतर जिंदगी शुरू करने जाते हैं। उसी पल से कर्स्टी की आंखों में भी अमेरिका जाने का सपना बस जाता है। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कुछ सालों बाद कैंसर की वजह से उसके पिता की मौत हो जाती है। अब कर्स्टी अपनी माँ मैरी और छोटी बहन एनी के साथ रहती है और तीनों मिलकर अब खेती करते हैं। लेकिन कर्स्टी अभी भी अपने पिता की याद को हमेशा अपने साथ रखने के लिए उनका दिया हुआ क्रॉस वाला नेकलेस पहनती है। इसी दौरान इयान नाम का एक लड़का उनसे मिलने आता है। वह कर्स्टी और एनी से पूछता है कि क्या वे शाम को होने वाले गांव के गैदरिंग में जाएंगी। कर्स्टी जवाब देती है कि वे तभी जाएंगी अगर उनकी माँ उन्हें जाने देंगी। इयान कर्स्टी को पसंद करता है और कर्स्टी की माँ को भी इयान शादी के लिए एक अच्छा लड़का लगता है। लेकिन कर्स्टी फिलहाल शादी जैसी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। वह बस अपनी माँ से गैदरिंग में जाने के लिए पूछती है और इजाजत मिलते ही दोनों बहनें खुशी खुशी तैयार होकर वहां जाने के लिए निकल पड़ती हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात कैलम नाम के एक और लड़के से होती है जो कर्स्टी से फ्लर्ट करता है। वहीं रास्ते में उनकी बूढ़ी पड़ोसी पैगी भी मिलती है जो कर्स्टी को चेतावनी देती है कि अब वह बड़ी हो चुकी है और गांव के लड़कों की नज़र उस पर है, इसलिए उसे सावधान रहना चाहिए। इसके बाद दोनों बहनें गैदरिंग में पहुंचती हैं, जिसे रोड डांस कहा जाता है, जहां गांव के लोग दिन भर की थकान के बाद इकट्ठा होकर नाच गाना और जश्न मनाते हैं। यहीं गैदरिंग में एक और लड़का होता है, मर्डो, जो इस जश्न के माहौल में भी एक कोने में बैठा किताब पढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसी वजह से इयान उसका मजाक उड़ाने लगता है। लेकिन तभी गांव का डॉक्टर मैकलीन बीच में आकर मर्डो का पक्ष लेते हुए इयान को रोकता है। यही पता चलता है कि मर्डो ग्लासगो में एक मैसेंजर सैनिक के रूप में देश की सेवा कर रहा है, जो युद्ध के दौरान अलग अलग यूनिट्स के बीच संदेश पहुंचाता है। कुछ ही देर में मर्डो का छोटा भाई एलिस्टर भी वहां आ जाता है और दोनों भाई वहां से चले जाते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद कर्स्टी चुपचाप एक पुराने टूटे फूटे घर की ओर जाती है। अंदर वही मर्डो अपनी किताब पढ़ रहा होता है। यही खुलासा होता है कि दोनों पहले से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अभी उनकी शादी न होने की वजह से दोनों अपने इस रिश्ते को छिपा कर रखते हैं। यही बातों बातों में कर्स्टी मर्डो को अपने दिल की बात बताती है कि वह एक दिन अमेरिका जाकर नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। इस पर मर्डो भी उसे अमेरिका ले जाने का वादा करता है। लेकिन तभी उन्हें महसूस होता है कि गांव का एक बूढ़ा आदमी स्किपर आसपास है, इसलिए दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले रविवार को चर्च के बाद कर्स्टी और मर्डो समुद्र किनारे जाते हैं, वही जगह जहां कर्स्टी बचपन में अपने पिता के साथ तैरना सीखने आया करती थी। ये जगह उसकी यादों से गहराई से जुड़ी हुई होती है। यही मर्डो भावुक होकर बताता है कि उसके पिता एक फिशिंग एक्सीडेंट में डूबकर मर गए थे और इसी वजह से वह कभी तैरना नहीं सीख पाया। ये सुनकर कर्स्टी मुस्कुराते हुए कहती है कि अब वह उसे तैरना सिखाएगी। इसके बाद दोनों हंसते भागते हुए चट्टानों की एक दरार के बीच पहुंच जाते हैं, जहां दोनों पहली बार एक दूसरे को किस करते हैं। इसी पल से उनका रिश्ता धीरे धीरे और भी गहरा होने लगता है। लेकिन अगले ही दिन कर्स्टी की माँ उसे देर से घर आने पर डांटती है। कर्स्टी झूठ बोल देती है कि वह पढ़ते पढ़ते समय का ध्यान ही नहीं रख पाई। एनी पहले से ही कर्स्टी और मर्डो के रिश्ते के बारे में जानती होती है, इसलिए वह चुप रहती है। इसके बाद कर्स्टी की माँ उसे स्किपर के घर अंडे छोड़ने भेज देती है। स्किपर कर्स्टी को हमेशा थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वह लगभग हर समय गांव के लोगों पर नजर रखता रहता है। शाम को एनी कर्स्टी की डायरी पढ़कर समझ जाती है कि उसके साथ कुछ खास हुआ है। कर्स्टी उसे माँ को कुछ भी न बताने के लिए कहती है और फिर शर्माते हुए बताती है कि किसी लड़के को किस करना कैसा महसूस होता है। साथ ही वह एनी को भी चिढ़ाने लगती है, क्योंकि एनी भी गांव के एक लड़के एंगस को पसंद करती है। लेकिन अगले ही दिन एक बड़ी खबर पूरे गांव को हिला देती है। युद्ध शुरू हो चुका होता है, इसलिए आदेश होता है कि अब गांव के सभी जवान लड़कों को आर्मी में भर्ती होना होगा। यहीं से सब कुछ बदलने लगता है। मर्डो और कर्स्टी एक बार फिर समुद्र किनारे मिलते हैं, जहां कर्स्टी उसे तैरना सिखाती है, ठीक उसी तरह जैसे कभी उसके पिता ने उसे सिखाया था। कर्स्टी अपने इन खास पलों को जीते हुए बहुत खुश होती है। घर लौटते समय वह मर्डो को एक कागज दिखाती है, जिसमें न्यूयॉर्क जाने का तरीका और जहाज के टिकट की कीमत लिखी होती है। वह मर्डो के साथ अमेरिका में अपनी नई जिंदगी के सपने सजाने लगती है। लेकिन तभी मर्डो उसे सच्चाई बता देता है कि उसे वॉर में फ्रंट लाइंस पर भेजा जा रहा है। ये सुनते ही कर्स्टी का दिल टूट जाता है। मर्डो उसे संभालते हुए वादा करता है कि वॉर खत्म होते ही वह वापस लौटकर उससे शादी करेगा और फिर दोनों साथ मिलकर अमेरिका में अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे।
उसी शाम लड़कों को विदा करने के लिए गांव में एक और रोड डांस रखा जाता है। कर्स्टी की माँ उसे अपनी वही खूबसूरत ड्रेस पहनने के लिए देती है जो उन्होंने कभी अपने पति के साथ सगाई के समय पहनी थी। थोड़ी देर बाद मर्डो फूल लेकर कर्स्टी को लेने आता है। अब उनका रिश्ता भी सबके सामने आ चुका होता है। इवेंट में सभी लोग स्कॉटिश व्हिस्की पीते हैं, फोक म्यूजिक पर डांस करते हैं और खुशी से जश्न मनाते हैं। इसी बीच सबके सामने कर्स्टी और मर्डो की सगाई का ऐलान भी कर दिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती है, लोग नशे में डूबने लगते हैं। तभी वहीं इयान, जो पहले से कर्स्टी को पसंद करता था, जलन में उसे परेशान करने लगता है। तभी मर्डो बीच में आकर उसे रोकता है, लेकिन गुस्से में इयान उसे मुक्का मारकर जमीन पर गिरा देता है। कर्स्टी, एनी और एंगस तुरंत मर्डो को संभालते हैं। हालांकि मर्डो को ज्यादा चोट नहीं लगती, इसलिए कर्स्टी राहत की सांस लेती है। कुछ देर बाद कर्स्टी खुद को हल्का करने के लिए हिल्स की तरफ चली जाती है, क्योंकि वहां आसपास कोई टॉयलेट नहीं होता। लेकिन हिल्स पर जब वह अकेली होती है, तभी अचानक उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, एक आदमी पीछे से उसका मुंह दबोच लेता है और उसका सिर पत्थरों पर दे मारता है। कर्स्टी के सिर से खून बहने लगता है और वह दरिंदा हल्की बेहोशी में ही कर्स्टी के साथ जबरदस्ती करता है। कर्स्टी का चेहरा जमीन की तरफ दबा होता है, इसलिए वह उस आदमी को देख भी नहीं पाती और दर्द व डर की वजह से आखिरकार बेहोश हो जाती है। काफी देर बाद जब कर्स्टी वापस नहीं लौटती, तो मर्डो बेचैन होकर उसे ढूंढने निकलता है। आखिरकार वह उसे हिल्स के पास घायल हालत में पाता है। वह घबराकर बार बार पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन कर्स्टी सिर्फ इतना कहती है कि वह अंधेरे में गिर गई थी। मर्डो बिना समय गंवाए उसे उठाकर गांव वापस लाता है। कर्स्टी की गंभीर हालत को देखते हुए सब आधी रात में ही डॉक्टर मैकलीन के घर पहुंचते हैं। मर्डो डॉक्टर को बताता है कि कर्स्टी हिल्स में गिर गई थी। डॉक्टर उसका इलाज शुरू करता है, लेकिन उसे कुछ अजीब महसूस होता है, क्योंकि कर्स्टी के शरीर के निचले हिस्से में भी दर्द होता है, जैसे उसके साथ कुछ और भी हुआ हो। लेकिन जब कर्स्टी बार बार यही कहती है कि वह बस गिर गई थी और उसे कुछ याद नहीं, तब डॉक्टर उसके घाव साफ करके स्टिचेस करता है, उसे दवाई देता है और रात भर वहीं अपने घर में ही आराम करने देता है। अगली सुबह मर्डो कर्स्टी को उसके घर छोड़ देता है, लेकिन जैसे ही वह कमरे में अकेली होती है, कांपते हाथों से अपने कपड़े चेक करती है और उन पर लगा खून देखकर पूरी तरह टूट जाती है। उसे अब सब कुछ समझ आ जाता है कि पिछली रात उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन शर्म और परिवार की बदनामी के डर से वह सच्चाई छुपाने का फैसला करती है और सारे सबूत तक जला देती है। कुछ समय बाद पूरे गांव के लोग लड़कों को विदा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। कर्स्टी भी भारी दिल से मर्डो को अलविदा कहने पहुंचती है। जाने से पहले मर्डो उसे अपनी सबसे पसंदीदा किताब देता है। उस किताब के अंदर उसने कुछ पैसे और अमेरिका में रहने वाले अपने अंकल का पता छिपा कर रखा होता है। वह कर्स्टी से कहता है कि अगर वह कभी वापस ना लौट पाया तो वह अमेरिका जाकर नई जिंदगी शुरू कर दे। ये सुनकर कर्स्टी की आंखें भर आती हैं। वह भी मर्डो को अपने पिता का दिया हुआ नेकलेस पहनाती है, लेकिन खुद को अपवित्र महसूस करने की वजह से उसे किस तक नहीं कर पाती। फिर भी जब मर्डो उससे दूर जाने लगता है, तो वह आंसुओं भरी आंखों से उसे एक आखिरी फ्लाइंग किस देती है और देखते ही देखते सारे लड़के युद्ध के लिए रवाना हो जाते हैं। अब कर्स्टी पूरी तरह अकेली पड़ जाती है। वह फिर से उसी हिल वाली जगह पर जाती है जहां उसके साथ वह भयानक हादसा हुआ था। इस बार वह खुद को रोक नहीं पाती और फूट फूट कर रोने लगती है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि दूर खड़ा स्किपर अभी भी उसे देख रहा है। उस रात कर्स्टी को नींद तक नहीं आती। उसे बार बार उसी हादसे के डरावने सपने आते रहते हैं। वह चीखते हुए उठ जाती है, तब उसकी माँ उसे संभालती है। अगली सुबह गांव का कांस्टेबल उससे पूछताछ करने आता है कि उस रात आखिर उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन कर्स्टी एक बार फिर वही झूठ बोल देती है कि वह बस अंधेरे में गिर गई थी। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। कर्स्टी की जिंदगी फिर सामान्य होने लगती है, लेकिन इस बीच वह अपनी मंथलीज को नोटबुक में ट्रैक करती रहती है और एक दिन उसे एहसास होता है कि वह प्रेग्नेंट है। ये जानकर उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है, लेकिन बदनामी के डर से वह यह बात अभी भी किसी को नहीं बताती और वह मर्डो को भी खोना नहीं चाहती। अब उसके जीने की एकमात्र वजह सिर्फ मर्डो के भेजे हुए लेटर्स रह जाते हैं। एक लेटर में मर्डो उसे बताता है कि उसे फ्रांस भेजा जा रहा है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए वह हमेशा उससे प्यार करता रहेगा। इसी बीच एक दिन कर्स्टी स्किपर के घर डिलीवरी देने जाती है। इस बार स्किपर उसे फूल देता है, अमेरिका की तस्वीरें दिखाता है और सालों पहले किए गए अपने अमेरिका के सफर की कहानियां सुनाता है। कर्स्टी को एहसास होता है कि वह स्किपर को गलत समझ रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है प्रेगनेंसी की वजह से उसकी परेशानियां बढ़ने लगती हैं। एक दिन पोस्ट ऑफिस जाते समय उसे रास्ते में ही तेज उल्टी हो जाती है। उसकी कमजोरी भी लगातार बढ़ने लगती है, जिसे देखकर गांव की बूढ़ी औरत पेगी को शक होने लगता है। घर पर भी जब मैरी और एनी उसे बार बार उल्टी करते देखती हैं तो दोनों परेशान हो जाती हैं।
लेकिन कर्स्टी हर बार बहाना बना देती है कि बस पेट खराब है। अपने बढ़ते हुए पेट को छुपाने के लिए वह पेट पर कसकर कपड़ा बांधने लगती है और ढीले कपड़े पहनती है ताकि किसी को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता न चले। धीरे धीरे उसका व्यवहार भी बदलने लगता है, जिसकी वजह से उसकी माँ अक्सर उसे डांटती रहती है। धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन कर्स्टी को मर्डो का एक लेटर मिलता है जिसमें वह युद्ध की भयावहता के बारे में बता रहा होता है। तभी गांव में एक और टेलीग्राम आता है। सबको लगता है कि आर्मी को शायद महिलाओं की भी जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन वह एक दुखद खबर होती है। उनके पड़ोसी का बेटा कैलम युद्ध में मारा गया होता है। ये सुनकर कर्स्टी के मन में भी मर्डो के लिए डर बढ़ने लगता है। वह पेगी से कहती है कि वह निटिंग ग्रुप शुरू करे ताकि सैनिकों के लिए गर्म कपड़े बनाए जा सके। पेगी मान जाती है और अगले ही दिन से गांव की सारी महिलाएं निटिंग का काम शुरू कर देती हैं। लेकिन पेगी को कर्स्टी का हर समय भारी कोट पहनना अजीब लगता है। कर्स्टी सवालों से बचने के लिए चुपचाप हिल्स में चली जाती है और अपने पेट पर बंधा कपड़ा खोलकर कुछ पलों के लिए राहत महसूस करती है। वह फिर से मर्डो का लेटर पढ़ने लगती है, जिसमें मर्डो बता रहा होता है कि वे लोग युद्ध में लगातार अपने साथियों को खोते जा रहे हैं, लेकिन वे वादा करता है कि वह जरूर लौटेगा और दोनों फिर से साथ होंगे। ये पढ़ते पढ़ते कर्स्टी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी अचानक एनी वहां पहुंच जाती है और उसके पेट पर बंधा कपड़ा देख लेती है। बहुत पूछने के बाद कर्स्टी उससे किसी को कुछ न बताने का वादा लेती है और आखिरकार सच बता देती है कि वह प्रेग्नेंट है। एनी उसका साथ देती है। उसे लगता है कि बच्चा मर्डो का है, लेकिन कर्स्टी इस बारे में कुछ नहीं कहती। जब वे घर लौटने लगते हैं तभी अचानक एनी का प्रेमी एंगस युद्ध से लौट आता है, लेकिन वह युद्ध में अपना एक हाथ गंवा चुका होता है। एंगस भारी दिल से बताता है कि युद्ध के दौरान मर्डो ने उसकी जान बचाई थी। उसके बाद वह बाकी साथियों को बचाने चला गया, लेकिन वापस नहीं लौटा। वह कर्स्टी को उसका नेकलेस वापस देता है जो मर्डो के पास था। नेकलेस देखते ही कर्स्टी की बची हुई उम्मीद भी टूट जाती है। वह फूट फूट कर रोने लगती है। घर पहुंचकर उसकी माँ उसे संभालती है और तभी उन्हें कर्स्टी का पेट दिख जाता है। अब सच्चाई छुप नहीं पाती। अगली सुबह मैरी कर्स्टी से बात करती है। उन्हें भी लगता है कि बच्चा मर्डो का है, लेकिन कर्स्टी नहीं चाहती कि उसकी माँ मर्डो के चरित्र पर शक करे। इसलिए वह रोते हुए सच्चाई बता देती है कि रोड डांस वाली रात उसके साथ जबरदस्ती हुई थी और उसे पता भी नहीं कि यह किसने किया है। ये सुनकर उसकी माँ भी रो पड़ती है। कर्स्टी उनसे माफी मांगने लगती है, लेकिन उसकी माँ उसे गले लगाकर समझाती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। कर्स्टी डॉक्टर मैकलीन के पास जाने की बात करती है, लेकिन उसकी माँ तुरंत मना कर देती है। वह डरते हुए कहती है कि अगर गांव वालों को प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया तो कर्स्टी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तभी अचानक कर्स्टी को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। उन्हें समझ आ जाता है कि बच्चा आने वाला है। उसी समय उनके दरवाजे पर गांव का प्रीस्ट खड़ा होता है। वह मर्डो की मौत पर कर्स्टी के साथ प्रार्थना करना चाहता है, लेकिन मैरी किसी तरह बहाना बनाकर उसे वापस भेज देती है। मैरी और एनी दोनों मिलकर अब घर के अंदर ही कर्स्टी की डिलीवरी की तैयारी करते हैं। कमरे के फर्श पर ही कर्स्टी की डिलीवरी करवाई जाती है। लंबे दर्द और चीखों के बाद आखिरकार बच्चा पैदा हो जाता है। कर्स्टी अपने बच्चे को गोद में लेना चाहती है, लेकिन मैरी हिचकिचाती है। इससे पहले कि बच्चे और माँ के बीच लगाव बढ़े, वह बच्चे को कहीं दूर भेज देना चाहती है ताकि उसे बेहतर जिंदगी मिल सके। लेकिन कर्स्टी रो रो कर विनती करने लगती है। आखिरकार मैरी कुछ पलों के लिए बच्चा उसे पकड़ने देती है और फिर वापस अपनी गोद में ले लेती है। कर्स्टी अपने बच्चे को अपने पास रखने के लिए तड़पती रह जाती है। रात में बच्चे की हालत और बिगड़ने लगती है। वह दूध नहीं पी पाता क्योंकि वह समय से पहले पैदा हुआ होता है और बहुत कमजोर होता है। एनी भी नहीं चाहती कि बच्चे को कहीं दूर भेजा जाए, लेकिन मैरी कहती है कि अगर बच्चा जिंदा रहा तो उसे एक अच्छी जिंदगी मिलनी चाहिए। कर्स्टी ये सारी बातें सुन लेती है। आधी रात को वह चुपचाप उठती है, बच्चे को अपनी गोद में लेती है और डॉक्टर के पास जाने के लिए घर से निकल जाती है। लेकिन हिल्स पार करते समय बच्चा उसकी बाहों में ही दम तोड़ देता है। ये देखकर कर्स्टी पूरी तरह टूट जाती है। वह रोते हुए अपने बच्चे से माफी मांगती है और अपने पिता का दिया हुआ नेकलेस बच्चे के कपड़ों में रख देती है। उसे लगता है कि ये सब उसकी गलती है, इसलिए वह अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लेती है। तभी वहां एनी पहुंच जाती है। कर्स्टी रोते हुए उसे बताती है कि बच्चा मर चुका है और अगले ही पल वह अपने मरे हुए बच्चे को सीने से लगाकर समुद्र में कूद जाती है। तेज लहरें बच्चे को अपने साथ बहा ले जाती हैं और कर्स्टी भी डूबने लगती है। मगर तभी उसे अपने पिता की सिखाई हुई स्विमिंग याद आती है, सांस ना भूलना, और उसी पल उसके अंदर फिर से जीने की इच्छा जाग उठती है। आखिरकार उसकी माँ और एनी मिलकर उसे बचा लेते हैं। लेकिन अगली सुबह ही स्किपर को बीच पर बच्चे की लाश मिल जाती है, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है और जांच शुरू हो जाती है। कांस्टेबल को कर्स्टी पर शक होता है, इसलिए वह डॉक्टर मैकलीन को लेकर कर्स्टी के घर पहुंचता है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या कर्स्टी ने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है।
मैरी समझ जाती है कि अगर सच बाहर आ गया तो उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वह टूटकर डॉक्टर मैकलीन से मदद मांगती है। मैकलीन भी उनकी परेशानी समझता है और कर्स्टी की जांच करके कांस्टेबल से झूठ कह देता है कि कर्स्टी ने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। कांस्टेबल गुस्से में वहां से चला जाता है, लेकिन उससे अब भी शक रहता है। इसलिए कुछ दिनों बाद वह एक दूसरा डॉक्टर लेकर वापस आता है, लेकिन डॉक्टर मैकलीन पहले ही मैरी को इस बारे में बता चुका होता है। इसलिए वे लोग चालाकी से कर्स्टी की जगह एनी को सुला देते हैं, जिससे नया डॉक्टर भी जांच में कुछ साबित नहीं कर पाता। फिर भी कांस्टेबल पूरे गांव के घरों की तलाशी लेकर बच्चे के हत्यारे को ढूंढना चाहता है, लेकिन डॉक्टर मैकलीन उसे समझाता है कि हो सकता है बच्चा शायद मरा हुआ ही पैदा हुआ हो या फिर किसी तूफान में बहकर यहाँ आया हो। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि मामला खत्म हो चुका है, लेकिन तभी अचानक कर्स्टी को कुछ अजीब महसूस होता है। वह सीधे डॉक्टर मैकलीन के घर पहुंच जाती है और उस पर आरोप लगाती है कि रोड डांस वाली रात उसी ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। पहले डॉक्टर सब कुछ मानने से इनकार करता है, लेकिन कर्स्टी कहती है, जब तुमने जांच करते समय मेरे कान में बात की थी, तुम्हारी सांस में वही विस्की की गंध थी जो उस रात थी। अब डॉक्टर के पास कोई जवाब नहीं बचता। कर्स्टी उसे गिल्टी महसूस करवाते हुए कहती है कि अब उसका फैसला ईश्वर करेंगे और वहां से जाने लगती है। उसी समय कांस्टेबल भी वहां पहुंच जाता है और तभी अंदर से गोली चलने की आवाज आती है। डॉक्टर मैकलीन गिल्ट और बदनामी के डर से खुद को मार लेता है। कर्स्टी घर लौटकर अपनी माँ और एनी को सब कुछ बता देती है, लेकिन तभी कांस्टेबल भी वहां आ जाता है और उल्टा कर्स्टी पर ही डॉक्टर और बच्चे की हत्या का आरोप लगाने लगता है। साथ ही वह कर्स्टी के चरित्र पर भी सवाल उठाने लगता है। लेकिन इस बार मैरी चुप नहीं रहती। वह सबके सामने सच बता देती है कि उसकी बेटी के साथ जबरदस्ती हुई थी और असली दोषी डॉक्टर मैकलीन ही था। पेगी भी कर्स्टी का साथ देती है, जिसके बाद कांस्टेबल को वहां से जाना पड़ता है। धीरे धीरे समय बीतता है और आखिरकार 1 साल बाद कर्स्टी अपने बचपन के सपने को पूरा करने के लिए अमेरिका जाने का फैसला करती है। पूरा गांव उसे विदा करने आता है। सबके लिए यह बहुत भावुक पल होता है। वहीं स्किपर कर्स्टी को उसका नेकलेस वापस देता है जो उसे बच्चे की लाश के साथ मिला था। कुछ हफ्तों बाद कर्स्टी न्यूयॉर्क पहुंचती है और मर्डो के अंकल के साथ रहने लगती है। तभी अचानक एक दिन दरवाजे पर दस्तक होती है और जैसे ही कर्स्टी दरवाजा खोलती है वह हैरान रह जाती है, क्योंकि सामने मर्डो खड़ा होता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मर्डो बताता है कि वह युद्ध में मरा नहीं था, बल्कि दुश्मनों द्वारा बंदी बना लिया गया था। उसे कर्स्टी की सारी कहानी पता चल चुकी होती है। वह रोते हुए उससे माफी मांगता है कि जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वह उसके साथ नहीं था, लेकिन वादा करता है कि अब से वह हमेशा उसके साथ रहेगा। आखिरकार इतने दर्द के बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।